नमस्कार। करते हैं एक और वर्चुअल मुलाकात, थोड़ी सी दिल की बात। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है साल 1930 की। दो टीनेज लवर्स थे, रिचर्ड और आर्लीन। ये दोनों हाई स्कूल में मिले, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जैसा कि टीनेज में अक्सर हो जाता है, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। आगे जाकर के दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई। दोनों कॉलेज गए। फिर एक बार, यही कोई साल 1940-41 की बात होगी, आर्लीन और रिचर्ड, ये रिचर्ड की फैमिली के साथ जाते हैं एक फैमिली वेकेशन के ऊपर। और इस फैमिली वेकेशन में वो लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। और स्विमिंग के दौरान रिचर्ड के फादर ने नोटिस किया कि आर्लीन के गले के ऊपर एक लंप था, एक गांठ बनी हुई थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरा, आर्लीन की तबीयत खराब रहने लगी। उसको कभी बुखार आता, कभी जाता। उसका वजन भी घटने लगा। उसको हर वक्त थकान महसूस होती थी। तो जैसा कि अच्छे पेरेंट्स करते हैं, आर्लीन के पेरेंट्स ने भी वही किया, उसको डॉक्टर्स के पास लेकर के गए। ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं साल 1940 की। उस समय आज की तरह का एडवांस मेडिकल सिस्टम तो नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स तब भी थे। और बहुत अच्छे वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स थे उस वक्त। तो डॉक्टर्स ने जब आर्लीन की कंडीशन को एनालाइज किया, तो कुछ डॉक्टर्स को लगा कि शायद इसको ग्लैंडुलर फीवर है। क्योंकि उसकी लिम्फ नोड, वो कभी उस पर गांठ आती थी, कभी जाती थी। कुछ एक को लगा हो सकता है कि वायरल फीवर हो। कुछ एक को लगा जनरल वीकनेस होगी। कुछ एक ने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस है। कुछ एक डॉक्टर्स ने तो इतना तक बोल दिया कि नहीं, ये सब दिमाग के अंदर है, इसको जस्ट स्ट्रेस है और कुछ नहीं। कुछ एक को लगा कि शायद ट्यूबरकुलोसिस होगा, टीबी, क्योंकि टीबी उस वक्त काफी फैला हुआ था, तो हो सकता है वो रहा हो। लेकिन टीबी का उस समय इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी टेस्ट नहीं होता था। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको एग्जैक्टली क्या हुआ है। और इस बीच में उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब रिचर्ड, जो कि उस समय एक फिजिक्स का मामूली सा स्टूडेंट था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, स्टेट न्यू जर्सी के अंदर, यूएसए के अंदर। तो वो आर्लीन की हालत को देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। लेकिन एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह वो अपने नोट्स देता था। वो रोज चेक करता था कि उसका टेम्परेचर कितना है, आज इसका वजन कितना है, इसको इस दिन कैसा महसूस हो रहा है, अगले दिन कैसा महसूस हो रहा है। तो जब रिचर्ड डॉक्टर्स के डायग्नोसिस से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो अपने नोट्स लेकर के गया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। और उसने वहां पर निकाली मेडिकल बुक्स और उसने उनको खंगालना शुरू किया। उसने अपने नोट्स को लिटरेचर के साथ, जो मेडिकल लिटरेचर था, उसके साथ कंपेयर करना शुरू किया। उसको लगा कि जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे फिट करते हैं एक बीमारी को, जो कि है ट्यूबरक्लोसिस। वो अपने डायग्नोसिस को लेकर के गया डॉक्टर्स के पास। अब डॉक्टर्स को शुरू में भी लगा था कि इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको शायद ट्यूबरक्लोसिस ही होगा। ट्यूबरकुलोसिस का उस समय कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज उसका प्रॉपर टेस्ट है और उसकी ट्रीटमेंट भी है। उस समय न तो इसका प्रॉपर टेस्ट होता था, ना ही इसकी कोई ट्रीटमेंट। उस समय यह किया जाता था कि पेशेंट को आइसोलेट कर दो और उसको रेस्ट करने दो और होप करो कि धीरे धीरे उसकी अपनी बॉडी रिकवर कर लेगी। तो आर्लीन के साथ भी यही किया गया। उसको आइसोलेट कर दिया गया और उसको आराम करने दिया गया। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, उसकी हालत और भी बिगड़ती गई। तो फिर रिचर्ड को लगने लगा कि नहीं, अगर इसको होता ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो फीवर होता है वो लो ग्रेड रहता है और वो ऐसे ही कभी आता है, कभी जाता है, वो कभी भी आ जा सकता है। लेकिन आर्लीन के केस में किस्सा थोड़ा अलग था। उसका जो फीवर था वो बहुत पैटर्न्स में आता था, साइक्लिक था। मतलब कि जैसे हर 5 दिन के बाद आएगा या फिर हर 2 दिन के बाद आएगा, और जब आएगा तो इतने समय के लिए ही रहेगा। तो उसने उस पैटर्न को नोटिस किया और
कंडीशंस को लेकर के वो फिर से गया लाइब्रेरी में और उसने फिर से किताबों को खंगालना शुरू किया। अब उसको लगा कि अगर अगर ये ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं है, और उसको लगा कि ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं है क्योंकि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी और जो फीवर था वो पैटर्न्स में आ रहा था। तो जो नई बीमारी उसको लगी को हो सकता है कि इसको हॉजकिंस लिम्फोमा हो, जो कि एक प्रकार का कैंसर है, और उस समय ये टोटली फेटल था, बिल्कुल लाइलाज था। इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट हो सकता था और वो थी मौत। तो वो अपना ये वाला डायग्नोसिस लेकर के डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने उसकी बात नहीं मानी। आई मीन क्यों मानते, वो सब ट्रेंड डॉक्टर्स कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये रिचर्ड कल का लौंडा, आई मीन चूजा जो अभी अंडे से निकला भी नहीं, और डॉक्टर्स को सिखाएगा कि ऑमलेट कैसे बनाया जाता है। डॉक्टर्स ने उसकी बात को बिल्कुल नहीं माना और इसको भगा दिया कि नहीं नहीं, इसको ट्यूबरक्यूलोसिस ही है, इसको हॉजकिंस लिम्फोमा नहीं है। लेकिन आर्लीन और रिचर्ड ने इस कंडीशन को डिस्कस किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की कि शायद ये हॉजकिंस लिम्फोमा है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। इवन आर्लिन के पेरेंट्स ने भी रिचर्ड की बात नहीं मानी, उन्होंने डॉक्टर्स की बात ही सुनी। आई मीन क्यों नहीं सुनते, डॉक्टर्स एक्सपर्ट थे और रिचर्ड एक लड़का था 20-23 साल का, जो कि अभी पढ़ रहा था, और वो मेडिसिन भी नहीं पढ़ रहा था, वो तो फिजिक्स पढ़ रहा था। एनीवे, तो समय गुजरता गया, आर्लिन की हालत नहीं इंप्रूव हुई। तो फिर डॉक्टर्स ने दोबारा से रिविजिट शुरू किया। उन्होंने दोबारा से सोचना शुरू किया कि अगर ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं है तो ये क्या हो सकता है, और वो भी उसी कंक्लूजन पर पहुंचे जिस पर रिचर्ड ऑलरेडी पहुंच चुका था कि हो ना हो इसको हॉजकिंस लिम्फोमा है। उन्होंने आर्लिन के पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस किया और उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया कि हम आर्लिन को नहीं बताएंगे कि उसको हॉजकिंस लिम्फोमा है। क्यों? क्योंकि वाई पुट हर थ्रू दिस एगनी, इसका कोई भी इलाज नहीं है, बेचारी आज नहीं तो कल स्वर्ग से ढाल जाएगी, क्यों इसको बताया जाए। तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने रिचर्ड को भी हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए तुम आर्लिन को नहीं बताओगे कि उसको हॉजकिंस लिम्फोमा है। खैर रिचर्ड ने नहीं बताया। फिर रिचर्ड को काम के लिए जाना पड़ा। वो काम कर रहा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर। अब आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ को नहीं मालूम हो। ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, ये था एटम बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिराए गए थे, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ही उनको बनाया गया था। तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। वो आर्लिन को छोड़ करके चला गया, बीच बीच में आकर के मिलता रहता था। फिर आर्लिन को धीरे धीरे पता भी चल गया कि उसको हॉजकिंस लिम्फोमा है। बेचारी नहीं ठीक हो पाई, धीरे धीरे करके उसने दम तोड़ दिया, और जब उसकी मौत हो गई उसके बाद उसकी डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो सामने निकल करके आया कि उसको हॉजकिंस लिम्फोमा नहीं बल्कि उसको ट्यूबरक्यूलोसिस ही था। जो फर्स्ट डायग्नोसिस था वो सही था, जो सेकंड डायग्नोसिस था वो गलत था। तो मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूं, वो इसलिए ये मेरे दिल के काफी करीब है। हम लोग, बहुत सारे लोग, हम अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते, जैसा कि आर्लिन के पेरेंट्स ने भी डॉक्टर्स को क्वेश्चन नहीं किया। रिचर्ड ने किया, उसने साइंटिफिक मेथड को यूज किया आर्लिन की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। इवन दो वो डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसको साइंटिफिक मेथड आता था। उसने देखा फुल कॉम्प्रिहेंसिवली कि इसको कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स कैसे आते हैं जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर डॉक्टर्स से भी पहले उसने ये कंक्लूड किया था कि इसको हो ना हो ट्यूबरक्यूलोसिस है। और जब ट्यूबरक्यूलोसिस की ट्रीटमेंट, जो कि आइसोलेशन और रेस्ट थी, वो नहीं काम की, और उसने देखा कि एग्जैक्टली इसके जो सिम्टम्स हैं वो ट्यूबरक्यूलोसिस को भी फिट नहीं कर रहे हैं, तो उसने अपने हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। वो उसने उसके जो सिम्टम्स थे उनके बेसिस के ऊपर एक नया डायग्नोसिस किया, हॉजकिंस लिम्फोमा, और उसने वो डॉक्टर्स को प्रेजेंट किया। डॉक्टर्स की बात को नहीं माना, इवन दो वो ज्यादा पढ़े लिखे थे।
वो ज्यादा ट्रेंड थे, लेकिन इसने अपने ऊपर भरोसा ज्यादा किया। कुछ लोग बोलेंगे फायदा क्या हुआ, आदलीन तो फिर भी दुनिया से चली ही गई। लेकिन रिचर्ड ने कंडीशन को डॉक्टर से भी पहले डायग्नोस किया था। वो एक डॉक्टर नहीं था, लेकिन जो उसकी अप्रोच थी वो हाईली साइंटिफिक थी। उसने क्या देखा? उसने पैटर्न्स को देखा। उसने देखा कि बुखार कैसे आता है, कैसे जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में इरेगुलर फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, लेकिन हॉजकिंस लिम्फोमा में वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। उसने जब पहले वाला हाइपोथेसिस वो फिट नहीं हो रहा था, तो उसने उस हाइपोथेसिस को एलिमिनेट करके नया हाइपोथेसिस लेकर के आया। उसकी जो रीजनिंग थी वो एविडेंस बेस्ड थी, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं थी। जैसा माइंडसेट रियल लाइफ में वो फिजिक्स करने में यूज करता था, वही माइंडसेट उसने यूज किया आर्लीन की कंडीशन को डायग्नोस करने में। इस कहानी से हमें यह भी सीखने के लिए मिलता है कि कैसे रिचर्ड, जो कि एक फिजिसिस्ट था, डॉक्टर नहीं था, और उसको डॉक्टर से कहीं कम मालूम था मेडिसिन के बारे में, लेकिन उसको ये मालूम था कि अथॉरिटीज वो भी गलत हो सकती हैं, उनको भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए। ये हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाती है कि हम अंधाधुंध अथॉरिटीज को क्वेश्चन करें। ये सिखाती है कि अगर हम डिसिप्लिन और साइंटिफिक वे में चीजों को एनालाइज करें, और हमारा दिमाग हमें एक बात बोल रहा है, लेकिन जो अथॉरिटीज है वो दूसरी बात बोलती हैं, उनकी अथॉरिटीज और एक्सपर्टीज की रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो अपनी सोच है उनको आउटसोर्स नहीं करना है। जब भी हम लोग किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जब भी हमें कोई भी चीज लगता है कि हाँ ये सच है, तो ये ही नहीं सोचना कि ये सच क्यों है, क्योंकि अगर हमें लगता है कि ये चीज सच है, तो हमारा जो इंटरनल बायस होगा वो प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये चीज सच क्यों है। इंस्टेड साइंटिफिकली हमें सोचना ये चाहिए कि अगर ये सच नहीं है तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रूव कर सकती है कि ये हाइपोथेसिस सच नहीं है। अपने खुद के क्लेम को सिर्फ सच प्रूव करने की कोशिश मत करो, ये भी प्रूव करने की कोशिश करो कि ये सच क्यों नहीं हो सकता। उसको हर एंगल से देखना बहुत जरूरी है। तो ये लड़का रिचर्ड, ये असल में था रिचर्ड फाइनमैन, एक बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट, जिसको कि आगे चल के 1965 के अंदर नोबेल प्राइज मिला ऑन हिज वर्क ऑन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इनका बताया हुआ पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका बहुत फेमस है। तो ये बोलते थे कि किसी भी चीज को समझने के लिए, स्पेशली कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करो into its simplest building blocks। जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उनको सिंपल टर्म्स के अंदर हमारे जो आसपास की चीजें हैं इनके साथ रिलेट करो, एनालॉजीज बनाओ, और चीज को समझने के लिए दूसरे को समझाओ। जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद जब आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, तो ऐसा करो, प्रिटेंड करो कि आप एक टीचर हो और दूसरे को समझा रहे हो सकता है आपको कोई क्लासमेट मिल जाए, कोई फेलो स्टूडेंट मिल जाए जिसको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ना आता हो, आप उसको समझाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं उसको समझाऊंगा या समझाऊंगी तो अगला मुझसे आगे निकल जाएगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, वो बहुत पैटी बातें हैं। जब आप दूसरे को समझाते हो तो आपको अपनी लिमिटेशन समझ में आती है, आपको खुद समझ में आता है कि आपको कितना मालूम है और नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि जब दूसरे को वो बात समझ में आ जाएगी तो मतलब कि आपको भी वो चीज अच्छी तरह से समझ में आई है, लेकिन आप अगर उसको नहीं समझा सकते तो आपको भी चीज अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। और जब हम दूसरों को चीज समझाते हैं एज अ टीचर, तो वो हमें ज्यादा याद भी रहती है। तो डोंट थिंक कि आप दूसरे का फायदा करवा रहे हो, ऐसा करके आपका नुकसान हो जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक कंपटीशन है। ऑफ कोर्स जिसको ज्यादा आता होगा वो ज्यादा आगे निकलेगा, लेकिन जो टीचर होता है उसको ही सबसे ज्यादा आता होता है। तो एज अ टीचर बनके किसी और को नहीं तो ऐसा प्रिटेंड करो कि आपके पास आपका एक दोस्त बैठा है और आप उसको पढ़ा रहे हो। ऐसा करने से आपको चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी
और ज्यादा देर तक याद रहेगी। इसको बोलते हैं फाइनमैन वे ऑफ टीचिंग। इस कहानी का अंत मैं फाइनमैन की एक चिट्ठी से करना चाहूंगी जो उसने आर्लीन की मृत्यु के 2 साल बाद उसको लिखी थी। चिट्ठी तो काफी लंबी है, मैं इसकी 2-4 लाइनें आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। तो ये बात है अक्टूबर 17, 1946 की। उसने लिखा, डियर आर्लीन, I adore you, sweetheart. I know how much you like to hear that, but I don't only write it because you like it. I write it because it makes me warm all over inside to write it to you. It is such a terribly long time since I last wrote to you, almost 2 years. But I know you will excuse me because you understand how I am, stubborn and realistic. And I thought there was no sense to writing. फिर वो काफी कुछ लिखता है और आखिर में जाकर के लिखता है कि My darling wife, I do adore you. I love my wife is dead. Richard, please see. Please excuse my not mailing this, but I don't know your new address. मिलेंगे अगली बार एक और वर्चुअल मुलाकात में, दिल की और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।